हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बायोफ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। सो बायोफ्यूल्स होते क्या हैं और वो कहाँ से बनते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से लिए जाते हैं। बायो जो है, बायोफ्यूल्स इज कंबाइन ऑफ टू वर्ड्स. First is bio and another one is fuel. So bio is something related to, as I mentioned earlier, कि bio का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. और फ्यूल का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज जो जलने पे एनर्जी प्रोड्यूस करे. जब कंबशन हो उसका तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, so दैट इज फ्यूल. बायोफ्यूल कहाँ से लिए जाते हैं? लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जिन्हें बायोमास कहा जाता है, तो वहाँ से डिराइव होते हैं. तो बायोफ्यूल्स जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसके ऊपर एक वीडियो है, आप आई बटन में मैं पिन कर दूंगी. आप प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक दैट वीडियो, ताकि आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है बार बार. कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आजकल ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी. और हमारा इंडिया जो है वो स्विच कर रहा है नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी पे. सॉरी फॉर द मिस स्पेल. सो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक तरीके से अभी ट्रेंड में है. क्वेश्चन इसके पास बार बार इस पर बार बार पूछा जाता है. बायोफ्यूल्स भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल फ्यूल है, जो कि प्लांट, एल्गी या फिर एनिमल वेस्ट से डिराइव किया जा सकता है. बेसिकली प्लांट, एल्गी और एनिमल वेस्ट से मेरा मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए इसको बायोफ्यूल कहा गया है. एथेनॉल यूज्ड एज बायोफ्यूल इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ. इथेनॉल जो है एक तरीके का बायोफ्यूल है. पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इथेनॉल एक तरीके का बायोफ्यूल है और ये फर्मेंटेशन से बनता है. बट किसके फर्मेंटेशन से बनता है? अब इथेनॉल बनता है शुगर एंड स्टार्च, जो जिन क्रॉप्स में स्टार्च होता है, जैसे कि शुगर केन है, कॉर्न है. तो जिस क्रॉप्स में शुगर होता है, स्टार्च होता है, तो ऐसी क्रॉप के फर्मेंटेशन से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है. जब उनको फर्मेंट किया जाता है, एनारोबिक उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है. यीस्ट फर्मेंट शुगर टू प्रोड्यूस इथेनॉल, क्योंकि जब फर्मेंटेशन होता है तो वहाँ पे जो यीस्ट होता है, यीस्ट फर्मेंटेशन करता है, और जो उन क्रॉप्स में, जैसे शुगर केन है, कॉर्न है, इन क्रॉप्स में जो भी शुगर्स होती है उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है और प्रोड्यूस करता है इथेनॉल. सो शुगर break down into ethanol by fermentation process through that organism, yeast. Which is blended with petrol, that is gasoil. फर्दर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं. तो जैसे कि 20/80 का रेशियो हम रखते हैं, या फिर 30/70 का रेशियो. इस तरीके के रेशियोज में इसको ब्लेंड किया जाता है. जैसे कि 100% जो भी है हमारे पास, 100% फ्यूल होगा, तो उसमें 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल, 30% इथेनॉल, 70% पेट्रोल. तो इस तरीके से इसको ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ, और इस कॉम्बो को जो हमारे पास बन के तैयार होता है, इसको गैसोहोल कहा जाता है. बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम. बायोडीजल कहाँ से बनता है? बायोडीजल भी एक तरीके का बायोफ्यूल है, जैसे कि इथेनॉल था. तो बायोडीजल जो है ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन से प्रोड्यूस होता है. ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन वेजिटेबल ऑयल्स का और एनिमल फैट का. बायोडीजल जो है ये इट इज मेड बाय रिएक्टिंग फैट्स और ऑयल विद अल्कोहल, जैसे कि इथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट. कोई कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल, जैसे कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, इसके साथ जो है वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट का रिएक्शन होता है. इस प्रोसेस को ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है. और इस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बायोडीजल. बायोडीजल इसलिए कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, या तो एनिमल फैट होगा या तो प्लांट फैट, यानी कि वेजिटेबल ऑयल होगी. ऑयल भी एक तरीके से फैटी एसिड ही है, फैट्स है. द मेजर एडवांटेज ऑफ बायोफ्यूल ओवर फॉसिल फ्यूल. अब सबसे मेन एडवांटेज क्या है बायोफ्यूल का? क्यों हम फॉसिल फ्यूल पे ना स्विच करें, क्यों हम बायोफ्यूल पे जाएं? क्योंकि बायोफ्यूल जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिन्यू होता रहता है. और इसके अलावा इसका कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है इन्वायरमेंट पे, क्योंकि ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करता है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस का ये प्रोडक्शन नहीं करता है. तो बायोफ्यूल जो है वो लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, सस्टेनेबल है. कार्बन फुटप्रिंट को ये कम करता है, रिड्यूस करता है, एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल. क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करते हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है. बायोफ्यूल में ऐसा कुछ नहीं होता.
एल्गे आर कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ बायोफ्यूल। एल्गे जो है वो बायोफ्यूल का गुड सोर्स कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है और वो रैपिडली ग्रो कर जाते हैं, तो इसलिए दे आर गुड सोर्स ऑफ बायोफ्यूल। अगर हमें बायोफ्यूल को बनाना है तो हम सबसे प्रोमिनेंट जो एग्जाम्पल है, सबसे प्रायोरिटाइज जो हम करते हैं वो करते हैं एल्गे को। उसका कारण ये है क्योंकि इनमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाती हैं, तो इसलिए ख़त्म भी नहीं होती हैं चीज़ें, एग्जॉस्ट नहीं होती हैं और हम आसानी से रॉ मटेरियल लेके बायोफ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। So algae can yield large amount of oil for diesel, biodiesel in small area और and are highly efficient. Highly efficient होती हैं और बहुत कम एरिया में आपको बहुत ज़्यादा एल्गी की प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी, तो ये रैपिडली ग्रो कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी मिल जाती है बायोडीजल के लिए। Which of the following is a second generation biofuel? So there are generations of biofuel. If I have video on that generation कौन कौन सी होती है बायोफ्यूल की, तो मैं उसको आई बटन में पिन करूंगी, वरना मैं एक सेपरेट वीडियो व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशन, देयर आर 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, उनके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगी। सो सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है उसमें कौन कौन से प्लांट्स या कौन कौन से कैटेगरी उसमें आती है। सो सेल्यूलोजिक एथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू। सो सेल्यूलोजिक एथेनॉल सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि नॉन फूड बायोमास है, मतलब कि ऐसे बायोमास है जिसको आप फूड के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि स्ट्रो, हस्क यानी भूसा, वुड वुड चिप्स जो होती हैं तो वुड को हम खाते तो नहीं हैं। क्रॉप का जो वेस्ट है, जैसे बगास बोला जाता है, खोई बोला जाता है उसको हमारे यहाँ पे हिंदी में, जो गन्ने की ऊपर की जो स्किन होती है उसको सुखा दिया जाता है तो उसको बगास बोला जाता है, दैट इज बगास। सो ये कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो कि नॉन फूड बायोमास कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनको खाने के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, खाने के पर्पज से यूज़ नहीं किया जाता। तो नॉन सेल्यूलोजिक इथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू। नॉन सेल्यूलोजिक इथेनॉल मतलब ऐसा इथेनॉल जिसमें सेल्यूलोज नहीं है, ठीक है। नॉन सॉरी सॉरी सेल्यूलोजिक इथेनॉल, देर इज नो नॉन सेल्यूलोजिक इथेनॉल। सेल्यूलोजिक इथेनॉल मतलब जिसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट है, वो इसीलिए सेल्यूलोज प्रेजेंट है क्योंकि हमने प्लांट से अगर लिया है तो प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इथेनॉल में भी सेल्यूलोज आएगा। सो सेल्यूलोजिक इथेनॉल जो है जो कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू से बना है वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल का एग्जाम्पल है। बायोगैस जो है दैट कंटेन मेनली व्हाट। तो मेनली बायोगैस में कौन सा कंटेंट होता है? बायोगैस जो है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन या एनारोबिक डाइजेशन से बनती है ऑर्गेनिक मैटर का, जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन या डाइजेशन होता है। सो बायोगैस जब बनती है या डाइजेशन जब होता है एनारोबिकली, सो मीथेन की प्रोडक्शन होती है सबसे ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, तो दैट इज रिच इन मीथेन CH4। जट्रोपा कर्कस जो है, जट्रोपा कर्कस इज ग्रोन इन इंडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। जट्रोपा का प्लांट जो है वो इंडिया में किस पर्पस के लिए मेनली ग्रो किया जाता है? तो ये बायोडीजल के लिए ग्रो किया जाता है क्योंकि जट्रोपा के जो सीड्स होते हैं दे आर रिच इन ऑयल, है ना। और हमने अभी अभी बताया कि वेजिटेबल ऑयल से ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन करके हम बायोडीजल बना सकते हैं। हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, यू कैन क्रॉस वेरीफाई दैट, कि बायोडीजल हम ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस से बनाते हैं जिसमें वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल फैट को रिएक्ट किया जाता है इथेनॉल के साथ या फिर मिथेनॉल के साथ, कोई भी अल्कोहल के साथ। मेनली मिथेनॉल यूज किया जाता है। सो वही बात बोली गई है कि जट्रोपा को किस लिए यूज किया जाता है या क्यों वो ग्रो किया जाता है, क्योंकि जट्रोपा का जो सीड्स होते हैं उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हम वेजिटेबल ऑयल या प्लांट ऑयल की जो हम बात कर रहे थे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड फर्दर इट कैन बी प्रोसेस्ड इनटू बायोडीजल, और बाद में इसको हम बायोडीजल के तौर पे यूज़ करते हैं। इससे प्रोसेस करके इसे बायोडीजल बनाया जाता है। द ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल, जैसे अभी अभी मैंने बात की थी कि 20-80 30-70 पेट्रोल ब्लेंडिंग इथेनॉल में हम करते हैं। सो ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल इन इंडिया इज प्रोमोटेड अंडर, सो इसके ऊपर एक ना प्रोग्राम है, एक तरीके से एक पूरा एक मिशन है या प्रोग्राम है। सो इंडिया में ये पेट्रोल के साथ इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है, यानी कि एक तरीके से रिन्यूएबल फ्यूल बनाने की जो एक मुहिम है, वो इंडिया में इट इज़ प्रमोटेड अंडर विच प्रोग्राम? सो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, तो एक प्रोग्राम का नाम है EBP, दैट इज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। सो ये जो EBP है ये प्रोग्राम टारगेट करता है कि इथेनॉल के साथ पेट्रोल को ब्लेंड किया जाए ताकि सोलली हम जो फॉसिल फ्यूल है उस पर अपना रिलाय या उस पर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाए।
ताकि ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो भी कम हो। ऑयल का एक तरीके से इम्पोर्ट कम हो, इसके अलावा हमें जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे हम रिलाई अभी तक कर रहे हैं, वो रिलायंसी, वो एक तरीके से हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसके साथ साथ जो एमिशन होता है, एमिशन को भी हम रिड्यूस करें। तो इसीलिए बायोफ्यूल को ब्लेंड करने का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है प्रोग्राम चलाया गया। लिमिटेशन ऑफ बायोफ्यूल, लिमिटेशन क्या हो सकती है बायोफ्यूल की? तो एक ही लिमिटेशन की यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहली बात की कंट्रीब्यूशन टू फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट ड्यू टू यूज ऑफ फूड क्रॉप्स। तो होता क्या है कि अगर आप बायोफ्यूल की जनरेशन के बारे में देखेंगे, सो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल आते हैं उसमें हम यूज कर रहे थे फूड क्रॉप्स का, मतलब ऐसी क्रॉप जो खाने के तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में हमने वेस्ट यूज किया, बट वहाँ पे हम वेस्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ पे हम फूड क्रॉप्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स जो होते हैं, इट compete with food production raising ethical and economical concern। तो अगर हम बायोफ्यूल बनाने पे ध्यान देंगे और हम फूड क्रॉप्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी जनता की जो डिमांड है, अगर हम बायोफ्यूल को पूरा करने में लगाएंगे, तो फिर हम हंगर को कैसे मिटाएंगे, भूखमरी को कैसे मिटाएंगे, स्टारवेशन को कैसे मिटाएंगे, लोगों की जो फूड की डिमांड है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ बायोफ्यूल यही है कि जो फूड और फ्यूल का जो डिबेट है, कंट्रीब्यूशन टू फूड और फ्यूल की जो डिबेट है, क्योंकि फूड क्रॉप्स का यूज किया जा रहा है कहीं ना कहीं बायोफ्यूल बनाने में, तो वो जो डिबेट है वो एक तरीके से लिमिटेशन इसकी हो जाती है, क्योंकि एथिकल इश्यूज भी रेज करता है और ये इकोनॉमिकल कंसर्न भी रेज करता है। एथिकल इश्यूज इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि लोग हंगर से, भुखमरी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बना रहे हैं, ताकि जो रिच पीपल है या फिर जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, उसको पूरा किया जा सके। सो ये एथिकली भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम देखें तो फ्यूल से पहले क्या आएगी, फूड आएगी या हंगर आएगी। तो फूड हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो कंट्रीब्यूशन टू फूड एंड फ्यूल की जो डिबेट है वो एक लिमिटेशन है बायोफ्यूल का। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस video, please do feel free to comment in the comment section. I will be more than happy to cater your query. Apart from that, I have launched a crash course regarding paper 2 environmental science UGC net. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपको करना है। उसमें डिटेल्ड वीडियो रहेंगी। पूरा कोर्स वो 3 मंथ का रहेगा, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगी, असाइनमेंट, टेस्ट, क्विजेस, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। सो डू चेक द link in the comment section and do check the link in that description box. So I hope कि वो आपके लिए beneficial होगा and it should be beneficial for you, because मैंने उसी तरीके से उसको क्रिएट किया है, शेड्यूल भी मैंने क्रिएट किया है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर्ड इन दिस डायरेक्शन। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।